हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल वे टू नॉलेज। मेरा नाम है अर्शीन। आज की इस वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे सोफीज़ वर्ल्ड की स्टोरी को। जैसा कि अब तक हमने जाना, सोफ़ी को लेटर्स मिल रहे हैं और उन लेटर्स के थ्रू नॉलेज मिल रही है जितने भी एंशिएंट फिलोसोफर्स आए उनकी, और अभी भी स्टोरी कंटिन्यू चल रही है। और इसमें जो कैरेक्टर्स हैं वो मेन है सोफ़ी, और उसको जो लेटर्स ये प्रोवाइड हो रहे हैं वो है अल्बर्टो नॉक्स उनकी तरफ से, और ये सोफ़ी को फ़िलॉसफ़ी सिखा रहे हैं। लेकिन इसके साथ जो एक ट्विस्ट चल रहा है साथ में हिल्डे का, और साथ ही साथ उसके फादर का, अल्बर्ट नैग का, वो कहानी को और ज़्यादा इंटरेस्टिंग बना रहा है। और अब हम बात करेंगे सोफ़ी की, जो कि अपने इस फिलोसोफर से अभी तक मिली नहीं है लेकिन अब मिलने वाली है। और ये चैप्टर कंटिन्यू हो रहा है मिडिल एजेस से। मिडिल एजेस का जो दौर था वो ऑलमोस्ट 1000 साल तक चला था, 500 एडी टू 1500 एडी, और इस पीरियड को डार्क एजेस भी कहा जाता है। जब सोफ़ी चर्च यार्ड पर पहुंचती है मॉर्निंग में, तो वो देखती है कि मॉन्क की ड्रेस में कोई खड़ा है, और वो फर्स्ट टाइम मिलती है अल्बर्टो नॉक्स से, और वो उससे मिलने के बाद सीधा मिडिल एजेस के बारे में बताना स्टार्ट कर देता है। मिडिल एजेस एक ऐसा वक्त था जिस वक्त फिलॉसफी और नॉलेज का ज़्यादा कंट्रोल चर्च और क्रिश्चियनिटी के पास था। अल्बर्टो ने सोफ़ी को बताया कि इस एरा में लोगों को ये समझाया जाता था कि रिलीजियस फेथ सबसे इम्पॉर्टेंट है, और जो भी इससे डिफरेंट सोचता था उसे पनिश किया जाता था। ये वक्त ब्लाइंड फेथ और अथॉरिटी का एरा था, जहाँ लॉजिक और रीज़न को इतनी अहमियत नहीं दी जाती थी। सोफ़ी को ये सुन के अजीब लगा, क्योंकि उसे हमेशा लगता था कि सवाल पूछना और सोचना इंसान का बेसिक राइट है। इस वक्त के कुछ इम्पॉर्टेंट फिलोसोफर्स में सेंट ऑगस्टाइन और सेंट थॉमस एक्विनस शामिल थे। ऑगस्टाइन ने प्लेटो के आइडियाज़ को क्रिश्चियनिटी के साथ मिक्स किया और कहा कि गॉड ही सबसे बड़ा ट्रुथ है और इंसान का असली मकसद सेल्वेशन हासिल करना है। इसका मतलब ये था कि इंसान अपने आप कुछ भी नहीं है, उसे सिर्फ अपनी सोल को प्यूरिफाई करना है और गॉड तक पहुंचना है। फिर थॉमस एक्विनस ने इससे भी एक स्टेप आगे ले जाते हुए एरिस्टोटल की फिलॉसफी को क्रिश्चियनिटी के साथ मर्ज किया। उनका कहना था कि गॉड का एग्जिस्टेंस सिर्फ फेथ की वजह से नहीं बल्कि लॉजिक से भी प्रूव किया जा सकता है। उन्होंने द 5 वेज दिए जो ये बताते हैं कि गॉड का होना ज़रूरी है, वरना दुनिया का सिस्टम नहीं चल सकता। ऑगस्टाइन की डेथ के बाद जो कैथोलिक चर्च थे वो ही एजुकेशन यूरोप में प्रोवाइड करने लगे, और किसी को भी एजुकेटेड होने के लिए बाइबल पढ़ना मस्ट था। यूरोप के बहुत से टाउन्स में चर्चेस बिल्ट होना स्टार्ट हो गए, जहाँ पे लोग हर संडे जाया करते थे प्रीस्ट की बातें सुनने के लिए। 12th सेंचुरी तक आते आते यूरोप में एक नई लहर आई अरब स्कॉलरशिप्स की। जो अरेबियंस थे उन्होंने इटली एंड स्पेन में री इंट्रोड्यूस किया लॉस्ट टेक्स्ट बाय प्लेटो एंड एरिस्टोटल को इन द वेस्टर्न कैनन। इसी वजह से एक्वाइनस ने जो एरिस्टोटल के आइडियाज़ थे जो कि खो चुके थे, उनको क्रिश्चियनिटी के साथ मर्ज किया। इसके बाद जब अल्बर्टो शांत हो जाता है मिडिल एजेस के बारे में बता के, तब सोफ़ी उससे पूछती है हिल्डे के बारे में, और वो जानना चाहती है कि आखिर हिल्डे कौन है, और आखिर जो हिल्डे के फादर है वो इस तरीके से एक क्लूज क्यों छोड़ रहे हैं। तब अल्बर्टो कहता है कि अभी बता, जितना मैं जानता हूँ उतना अभी तुम्हें बता नहीं सकता, धीरे धीरे सब समझ में आ जाएगा। फिर सोफ़ी जब जाने वाली होती है तो अल्बर्टो उसको और भी कुछ बताता है बिटवीन द रिलेशनशिप एरिस्टोटल एंड एक्विनस, और कहता है कि एक्विनस ट्राई टू ब्रॉडन एरिस्टोटल्स क्लासिफिकेशन ऑफ ह्यूमन बीइंग एज कंपेयर टू एनिमल्स। फिर सोफ़ी पूछती है क्या उस दौरान कोई फीमेल फिलोसोफर नहीं थी। तब अल्बर्टो बताता है हाँ, एक थी, हिल्डेगार्ड ऑफ बिंगन। सोफ़ी को ये नाम बहुत इंटरेस्टिंग लगता है और उसको ये नाम सिमिलर लगता है हिल्डे से। फिर वो बताता है कि ग्रीक में मानना था जो मेल जो सोल है वो दो चीज़ों में डिवाइडेड है, मेल या फीमेल। तो जो फीमेल सोल होता है उसको विजडम कहा जाता है। विजडम जो सोफिया या फिर सोफिया कहा जाता है, यानी कि सोफ़ी के नाम के मायने जो हैं वो विजडम से हैं। तो वो उसे बड़ा इंटरेस्टिंग लगता है अपने नाम का मीनिंग जान। अब फिर जाने से पहले सोफ़ी फिर से पूछती है कि क्या उस दौरान कोई अल्बर्टो नाम का भी फिलोसोफर था। तब अल्बर्टो कहता है कि एक्वाइनस के जो टीचर थे उनका नाम अल्बर्ट द ग्रेट था।
इसके बाद अल्बर्टो वहाँ से चला जाता है और सोफ़ी जब चर्च से बाहर आती है तो वो पिक्चर पे उसकी नज़र पड़ती है, मैडोना की पिक्चर पे नज़र पड़ती है और देखती है कि एक छोटी-सी एक ड्रॉप भी है वाटर की अंडर द मैडोनाज़ आई, परहैप्स अ टीयर। फिर इसके बाद वो जल्दी से अपनी दोस्त जोआना के घर चली जाती है और जोआना से कहती है कि इस मीटिंग के बारे में उसकी माँ को बिल्कुल भी पता नहीं चलना चाहिए। फिर उसके बाद वो अपने घर चली जाती है। अपने कमरे में जाकर जब वो उस ब्रास मिरर की तरफ खुद को देखती है तो सामने वाली लड़की जो उसको अपना खुद का जो अक्स नज़र आ रहा होता है वो लड़की भी दोनों आंखों से ब्लिंक कर रही होती है उसकी तरफ देख के। तो सोफ़ी को ऐसा लगता है कि कहीं वो लड़की हिल्डे तो नहीं, और वो खुद को इंट्रोड्यूस करती है कि मैं सोफ़ी हूँ, इस तरीके से जैसे सामने लड़की कोई और हो। और अचानक से कोई हिल्डे का नाम पुकारता है और जो सामने मिरर में लड़की दिख रही होती है, वो भाग जाती है। उसके बाद सोफ़ी को नींद आने लगती है और वो सो जाती है और फिर वो एक स्ट्रेंज ड्रीम देखती है, जिसमें एक यंग गर्ल एक मिडल एज्ड मैन की तरफ भाग रही होती है। वो देखती है कि ख्वाब में जो वो लड़की है उसके पास एक गोल्ड क्रूसिफिक्स है जो कि गिर गया है और अचानक से सोफ़ी की आँख खुल जाती है। अब फिर वो जब अपने आस-पास देखती है तो वो देखती है कि उसके जो पिलो के नीचे उसे वो गोल्ड क्रूसिफिक्स मिलता है। और फिर उसे याद आता है कि उसने ख्वाब में जो हिल्डे के फादर हैं उनको भी देखा है और वो काफ़ी मिलते हैं अल्बर्टो नॉक्स से। अब वो जब नीचे जाती है तो उसकी मॉम उसे बताती है कि बाहर एक स्ट्रेंज डॉग है जो कि काफ़ी देर से बार्क कर रहा है। तो सोफ़ी समझ जाती है कि ये डॉग हर्मिस है और जब वो बाहर हर्मिस के पास जाती है तो हर्मिस धीरे-धीरे आगे बढ़ता है जैसे कि सोफ़ी को चाह रहा हो कि वो उसको फ़ॉलो करे। अब वो उसको उस मेल बॉक्स की तरफ लेकर आता है और जब सोफ़ी मेल बॉक्स खोल के देखती है तो उसमें एक लेटर होता है हिल्डे मॉलर नेक के नाम का और उस पे डेट होती है 15 जून और उसमें लिखा होता है कि हिल्डे के फादर हिल्डे को बता रहे हैं कि सोफ़ी फिलोसोफर्स हाउस में बहुत जल्द आ रही है। वो उसमें लिखते हैं कि यूरोपियन हिस्ट्री एक ह्यूमन लाइफ जैसी है। द मिडिल एजेस आर लाइक एडोलेसेंस, लॉन्ग एंड डल। लेकिन जो रेनेसा है वो यूरोप का एक 15th बर्थडे है, अ ग्रेट अवेकनिंग ऑफ एनर्जी एंड वाइटलिटी। और उसमें वो हिल्डे को और सावधान रहने को बोलते हैं कि क्योंकि वो अपना गोल्ड क्रूसिफिक्स जो है वो खो चुकी है तो उसे और सावधान रहने की ज़रूरत है। अब यहाँ पे वही क्रूसिफिक्स की बात हो रही है जो कि सोफ़ी को अपने पिलो के नीचे से मिला है एक ख्वाब देखने के बाद। अब हर्मिस उसको एक घर की तरफ लेके जाता है और उसमें बहुत सारी स्टेयर्स होती हैं तो सोफ़ी वो स्टेयर्स चढ़ती जाती है बिल्कुल टॉप पे पहुँच जाती है। अब वो सरप्राइज़ हो जाती है वहाँ पे देख के, कौन होता है वहाँ पे? अल्बर्टो नॉक्स। वो एक येलो कलर की जैकेट पहना होता है विद पैडेड शोल्डर। अब सोफ़ी फ़ौरन पूछती है कि ये बताओ कि मेरे पास हिल्डे का जो क्रूसिफिक्स है वो कैसे आया? तो अल्बर्टो एक ईज़ी सा रिप्लाई देता है कि इट्स जस्ट अ चीप ट्रिक। और वो उसके रिप्लाई का वेट नहीं करता और वो सीधा अपना जो लेसन होता है आज का उसको स्टार्ट कर देता है। अब अल्बर्टो बताना शुरू करता है सोफ़ी को रेनेसा के बारे में। रेनेसा जिसको रीबर्थ कहा जाता है। ये वो दौर था जब इन्वेंशन हुई थी प्रिंटिंग प्रेस की, रीडिस्कवरी हुई थी कंपास की एंड परफेक्शन आया था गन्स में। और इन्हीं तीनों इन्वेंशंस की वजह से यूरोपियंस जो थे वो कम्युनिकेट जल्दी करने लगे थे और दूसरी कंट्रीज़ पे फ़तह करने लगे थे क्योंकि उनके पास गन्स आ चुकी थी और एक्सप्लोर करने लगे थे अननोन लैंड्स को कंपास की वजह से। और इस दौर में आर्ट, साइंस और फ़िलॉसफ़ी का बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हुआ। पहले लोगों को ये सिखाया जाता था कि इंसान कुछ भी नहीं, सिर्फ़ एक सिनर है और सिर्फ़ गॉड की मर्ज़ी उसे बचा सकती है। लेकिन रेनेसा के बाद लोग ये कहने लगे कि इंसान की अपनी इंटेलिजेंस और सोचने की सलाहियत भी इम्पॉर्टेंट है। इस वक्त कोपर्निकस और गैलीलियो जैसे साइंटिस्ट आए जो हीलियोसेंट्रिक थ्योरी लेकर आए, यानी ये कहना कि सूरज सेंटर है और ज़मीन उसके इर्द गिर्द घूमती है। लेकिन जब गैलीलियो ने चर्च के सामने इस बात को प्रूव किया तो उसे मजबूर किया गया कि वो अपनी बात वापस ले। सोफ़ी को ये सुनकर गुस्सा आया। सच को छुपाना कैसे ठीक हो सकता है?
अल्बर्टो ने कहा, यही तो प्रॉब्लम थी मिडिल एजेस की, लेकिन रेनेसा ने दुनिया को बदलने का चांस दिया। और इस दौर में सबसे बड़ा नाम भी निकल कर आता है, जो है मार्टिन लूथर का। इन्होंने ही क्रिश्चियन चर्च की टीचिंग को चैलेंज किया। उनका मानना था कि हम गॉड के साथ डायरेक्ट रिलेशन बना सकते हैं रैदर देन डिपेंडिंग ऑन चर्च, पोप एंड प्रीस्ट। और इन्हीं की बातों की वजह से प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन आया। एक ऐसा स्प्लिट आया क्रिश्चियनिटी में कि उसने क्रिश्चियनिटी की एक न्यू ब्रांच निकाल दी, जिसको प्रोटेस्टेंट कहा जाता है। प्रोटेस्टेंट वो लोग जो कि मार्टिन लूथर को फॉलो करते हैं, और कैथोलिक्स वो लोग जो कि मार्टिन लूथर को नहीं फॉलो करते। अब बातों ही बातों में सोफी को रियलाइज होता है कि इट्स ऑलरेडी 4 o'clock और उसकी मम्मी उसको ढूंढ रही होगी। फिर अल्बर्टो उसको गुड बाय कहता है हिल्डे कहकर, हिल्डे गुड बाय। तो सोफी उसको इस बात के ऊपर चैलेंज करती है, उनको बोलती है कि ऐसा क्यों बोला। तो अल्बर्टो बोलता है कि मैंने गलती से तुम्हें हिल्डे बोल दिया। फिर सोफी पूछती है क्या तुम हिल्डे के फादर हो, तो वो कहता है नहीं। सोफी अब अल्बर्टो को छोड़ के जाने लगती है। फिर उसे याद आता है कि उसके पास पैसे ही नहीं है, अब उसे पैदल जाना पड़ेगा। तो फिर वो नोटिस करती है कि नीचे ज़मीन पर 10 रुपये पड़े होते हैं, 10 क्राउन्स, जो कि एग्जैक्ट प्राइस था बस का। तो वो हैरत करती है कि ये क्या कोइंसिडेंस है। अब वो फटाफट से बस पकड़ती है और अपने घर पहुंच जाती है। अब काफ़ी दिन हो जाते हैं, सोफ़ी को अल्बर्टो की साइड से कोई लेटर नहीं आता, और वो इसी बारे में अपनी मम्मी से बात करती है। फिर वो बात करते करते टीवी देखने लगती है, और टीवी पे कुछ न्यूज़ आती है कि जो नॉर्वेजियन यूएन फोर्सेस हैं, उन उसमें से एक जो मेजर है वो मर चुका है बॉम्ब शेल की वजह से। अब वो टीवी देखते देखते रोने लगती है। फिर वो अपने रूम में चली जाती है। फिर जब उसकी माँ उससे मिलने आती है रूम में, तो वो देखती है कि सोफ़ी अभी भी रो रही होती है। और फिर पता चलता है कि सोफ़ी कहती है कि उसे बर्थडे पार्टी चाहिए। तो माँ उससे पूछती है कि तुम्हें बर्थडे पार्टी क्यों चाहिए, क्या चल रहा है आखिर तुम्हारी ज़िंदगी में। तो फिर सोफ़ी सब कुछ बताती है कि उसे लेटर्स आ रहे हैं अल्बर्टो की साइड से, और जो कि उसको फ़िलॉसफ़ी पढ़ा रहा है। अब उसकी माँ कहती है कि चलो ठीक है, हम बर्थडे पार्टी रखते हैं और तुम अल्बर्टो को भी उस पार्टी में बुलाना। अब 31 मई को उसे फिर से एक पोस्ट कार्ड रिसीव होता है, जिसमें हिल्डे के फादर हिल्डे को बोलते हैं कि उन्हें आने में और देरी हो जाएगी, क्योंकि उसके एक फ्रेंड है जिसकी डेथ हो चुकी है, जो मारे गए हैं बॉम्ब शेल में। फिर जब वो स्कूल से वापस आती है तो जोआना को बताती है उस पोस्ट कार्ड के बारे में, और कहती है कि उसका जो बर्थडे सेलिब्रेट हो रहा है वो सोच रही है अल्बर्टो को भी उसमें बुलाने का। तो जोआना को बहुत अजीब महसूस होता है ये सोच के कि वो अल्बर्टो को इनवाइट करना चाह रही है। और उसके बाद जब वो घर की तरफ जाती है तो रास्ते में उसे हर्मिस मिल जाता है, और वापस वो उसको अल्बर्टो के पास जाने के लिए बोलता है, जो कि बिल्डिंग नंबर 14 थी, वो स्टेयर्स चढ़ के ऊपर गई थी, तो वहीं पे जाने का इशारा करता है। तो वहीं उसको एक लेटर भी पढ़ा मिलता है, जिसमें लिखा होता है कि हिल्डे के फादर उसको बताते हैं कि वो 10 क्राउन्स जो उन्होंने हिल्डे के लिए रखे थे वो खो चुके हैं, और वो होप कर रहे हैं कि हो सकता है वो किसी अच्छे काम के लिए इस्तेमाल हुए हों, जो 10 क्राउन्स खोए थे। यहाँ वही 10 क्राउन्स की बात चली जो कि सोफ़ी को मिले थे बस करके जाने के लिए। वो जो अब उस घर के अंदर जाती है तो वहाँ पे अल्बर्टो होता है, वो उसको ग्रीट करती है। उसके बाद अल्बर्टो उसको एक बुक देता है जो कि रेने डिस्कार्टिस ने लिखी थी, और एज वेल एज अ पेयर ऑफ स्पेक्टिकल्स वॉर्न बाय स्पिनोज़ा। स्पिनोज़ा जो एक फ़िलासफ़र थे। अब अल्बर्टो स्टार्ट करता है हिस्ट्री सुनाना बरूक एरा की, जो कि रेनेसां के बाद का दौर था, 16th एंड 17th सेंचुरी का। इस दौर में यूरोपियन कल्चर जो था वो उनका फोकस शिफ्ट हो गया था टेंशन, कॉन्ट्रास्ट, ऑर्नामेंटेशन एंड एस्थेटिक कॉम्प्लेक्सिटी पर। इस दौर के दौरान 30 इयर्स वॉर्स भी चली बिटवीन प्रोटेस्टेंट्स एंड कैथोलिक्स। अब यूरोपियंस की जो कला थी, उन्होंने एक एस्केप का रास्ता ढूंढ निकाला इन सारी टेंशन से दूर जाने के लिए कुछ देर के लिए, और ऐसा उनके वर्क में भी नज़र आता है। जो सोसाइटी में उनकी कॉम्प्लेक्सिटी चल रही थी, तो उस दौरान के जो आर्टिस्ट थे, उनकी आर्ट में वो सारी चीज़ें नज़र आती हैं जो उस दौरान उस पीरियड में घटी होंगी। और अल्बर्टो सोफ़ी को बताता है कि इस दौरान एक आइडिया निकल के आया, लाइफ एज़ थिएटर, और ये बहुत कॉमन हो गया, और विलियम शेक्सपियर के भी वर्क्स में नज़र आता है, और उन्होंने लिखा भी है कि ऑल द वर्ल्ड इज़ अ स्टेज। विलियम शेक्सपियर के वर्क ने एक ब्रिज का काम किया बिटवीन द रेनेसा एंड द बरूक एरा।
बरूक फिलोसोफर्स ने कोशिश करी अंडरस्टैंड करने की हाउ द यूनिवर्स इज कंट्रोल्ड। उन्होंने मैथ्स एंड फिजिक्स का फॉर्मूला लगाया। इसी दौरान न्यूटन्स ने भी अपने लॉज दिए फिजिक्स में और जानने की कोशिश करी कि किस तरीके से प्लैनेट्स मूव करते हैं एंड हाउ द रिवर्स रन। और अब उन लोगों के समझ में आने लगा कि हमें अपने आसपास की सराउंडिंग्स को समझने के लिए एजुकेटेड होना ज़रूरी है, क्योंकि हमारा माइंड और हमारी जो खुद की इंटेलिजेंस है वो भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है रेदर देन फेथ और बिलीफ। अल्बर्टो ने सोफी को सम अप करते हुए कहा कि बरूक एरा एक ट्रांसफॉर्मेशन का वक्त था। यहाँ एक तरफ ट्रेडिशन और फेथ को प्रोटेक्ट करने वाले लोग थे और दूसरी तरफ नए साइंटिफिक और फिलोसॉफिकल मूवमेंट्स थी जो वर्ल्ड को मॉडर्न थिंकिंग की तरफ ले जा रही थी। सोफी ने कहा मतलब बरूक एक मिक्स एरा था, एक तरफ रिलीजन और फेथ और दूसरी तरफ लॉजिक और साइंस। अल्बर्टो ने हाँ में सर हिला दिया। बिल्कुल, इसी वजह से बरूक एरा को कॉम्प्लेक्सिटी और कॉन्ट्रडिक्शंस का दौर कहा जाता है। अब इसके बाद अल्बर्टो सोफी को बताना शुरू करता है डिस्कार्टेस के बारे में, जो कि 1596 में पैदा हुए। डिस्कार्टेस ने रिसर्च करी बॉडी एंड माइंड के रिलेशनशिप को। मतलब हमारे माइंड में जैसे ही कोई थॉट आता है, हमारी बॉडी उसको एकदम मोशन में ट्रांसलेट कर देती है। तो ये किस तरीके से होता है? डिस्कार्टिस के अंदर ये क्यूरियोसिटी थी कि वो जाने कि किस तरीके से जो हमारा माइंड है वो बॉडी के साथ इंटरेक्ट करता है फिजिकल वर्ल्ड में। सो डिस्कार्टिस ने बहुत ज़्यादा कोशिश करी इस प्रोसेस को समझने के लिए, लेकिन जितना ही सिंपल आइडिया नज़र आ रहा है उतना ही कॉम्प्लिकेटेड होता चला जाता है। और इसी रिसर्च को ढूंढते ढूंढते वो मैथ्स में उन्होंने बहुत ज़्यादा फिलॉसफी कंडक्ट की और उसके बाद वो एक बहुत ही टैलेंटेड मैथमेटिशियन बन गए और इसी वजह से उनको फादर ऑफ एनालिटिकल ज्योमेट्री भी कहा जाता है। उनके बहुत सारे खुद के भी डाउट्स थे। उनका कहना था कि जब हम कोई ख्वाब देखते हैं तो वो हमें कितना रियल नज़र आता है और क्या इस बात की गारंटी है कि जो अभी हम रियल लाइफ जी रहे हैं, जो पूरी हमारी एंटायर लाइफ चल रही है, ये एक ड्रीम है या हमारे जो लाइक दिमाग में है। हो सकता है कि ये सिर्फ एक ड्रीम हो और हकीकत कुछ और ही हो। अल्बर्टो सोफी को फिर ये बताता है कि डिस्कार्टेस ने ह्यूमन बॉडी को एक मशीन से कंपेयर किया और मानो ना मानो वो एक यकीनन एक टैलेंटेड डॉक्टर भी थे, क्योंकि उन्होंने बॉडी को उस नज़रिए से देखा कि जिस तरीके से बॉडी के अंदर ब्लड वेसल्स, ऑर्गन्स एटसेट्रा हर इंसान के अंदर एक मैकेनिक स्ट्रक्चर की तरह होते हैं, उसी तरह हर इंसान के अंदर हैं। तो उनका कहना था कि ऑल द बॉडीज़ आर मशीन। अब अल्बर्टो सोफी को कंप्यूटर के सामने बैठने को बोलता है। अब उस टाइम पे बुक लिखी गई है तो बहुत ही ज़्यादा हाई टेक्नोलॉजी वाले कंप्यूटर तो नहीं होते थे, लेकिन उस पे हम सर्च कर सकते थे। तो वहीं पे एक टेक्स्ट अपीयर होता है जो कि सामने एक गर्ल है, मतलब लैला की साइड से आ रहा है, ठीक है। सोफी आस्क्ड लैला टू टेल सोफी अबाउट हरसेल्फ। तो लैला उसे बताती है कि लैला यानी कि कंप्यूटर, कि वो एटलांटा में बना और ट्रांसफ़र हो गया नॉर्वे में। तो लैला एक कंप्यूटर है। सोफ़ी आस्क लैला अबाउट हिल्डे। तो लैला बताती है कि हिल्डे के जो फादर हैं वो एक यूएन वर्कर हैं जो कि अभी लेबनान में हैं। और फिर सोफ़ी जो है वो हिल्डे मॉलर नैग में जो नैग होता है ना उसको सर्च करती है। तो फिर जो कंप्यूटर है उसमें लिखा हुआ आ जाता है कि मेजर अल्बर्ट नैग। वो कंफ्यूज हो जाती है, उसे अब डाउट हो रहा है कि जो अल्बर्टो जो उसका टीचर है कहीं वो अल्बर्ट नैग ही तो नहीं है। अब इसके बाद सोफ़ी अल्बर्टो से कहती है कि उसको थोड़ा और बताओ बरूक एरा के बारे में। तो अल्बर्टो उसको बताना शुरू करते हैं बरूक स्पिनोज़ा के बारे में, जो कि डेस्कार्टेस के ही स्टूडेंट थे। ये एक डच फिलोसोफर थे जो रैशनलिस्ट थे और उन्होंने गॉड को एक नई तरह से परिभाषित किया। उनका कहना था कि गॉड कोई एक पर्टिकुलर नहीं है, मतलब एक व्यक्ति नहीं है, बल्कि पूरी प्रकृति ही गॉड है। गॉड इज़ एवरीथिंग एंड एवरीथिंग इज़ गॉड, यानी हम जो भी कुछ भी देखते हैं वो गॉड का ही एक रूप है। चाहे वो कोई भी नेचुरल चीज़ हो, चाहे वो पेड़ हो, पत्थर हो, पानी हो, वो हर चीज़ में ही वो ईश्वर को मानते हैं। स्पिनोज़ा का कहना था कि इस यूनिवर्स में जो सब कुछ हो रहा है वो पहले से ही प्लान्ड है, सब कुछ प्री डिटरमाइंड है। तो इंसान को ऐसा लगता है कि उसके पास एक फ्री विल है, उसे लगता है कि वो जैसा चाह रहा है वैसा हो रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। जो भी कुछ हो रहा है वो उसकी किस्मत में पहले से ही लिखा जा चुका है, इसलिए ऐसा होता है। तब सोफ़ी को ये सब
समझ में आता है और वो अल्बर्टो से एक पूछती है कि क्या वाक़ई ऐसा है, यानी कि हमारे पास अपनी खुद की फ्री विल ही नहीं है? जो कुछ तय है वही हो रहा है बस। तब अल्बर्टो उसको एग्ज़ाम्पल देता है, क्या लहरें अपनी मर्ज़ी से उठती और गिरती हैं या फिर किसी फ़ोर्स के कारण ऐसा होता है? सोफ़ी ने जवाब दिया, ये तो नेचर के नियमों के अनुसार होता है। अल्बर्टो ने कहा, ठीक इसी तरह इंसान भी नेचर के नियमों से बंधा हुआ है। फिर बहुत समय बीत जाता है। अल्बर्टो ऑफर्स सोफ़ी अ बनाना और सोफ़ी को भी भूख लग रही होती है, वो एक्सेप्ट कर लेती है। अब जब वो उस बनाना को उसका छिलका निकालती है, उसके अंदर एक मैसेज लिखा होता है, हियर आई एम अगेन हिल्डे। सोफ़ी बहुत कन्फ्यूज़ हो जाती है और उसे लगता है कि हिल्डे के जो फ़ादर हैं, वो उन्होंने ये बनाना भेजा है लेबनान से। अब वो ज़्यादा परेशान हो जाती है। तो ये हर जो ट्रिक हो रही है हिल्डी के फादर की तरफ से, ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होती चली जाती है हर चैप्टर के साथ। वो एक मैजिशियन की तरह नज़र आने लगते हैं इस नॉवल में। इसके बाद वो अल्बर्टो को बाय बोल के अपने घर चली जाती है।